वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो विज्ञान की वर्क बुक है उसका हम स्पर्श रेखा आकलन, ये जो इसका अंतिम टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों पहला सवाल है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगर उबलता हुआ जल है और भाप है, दोनों में से सबसे ज्यादा जो तापमान की तीव्रता है वो किस में देखी जाएगी, वो भाप में, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जो जल में नहीं होती है। यानी भाप है उसके अंदर गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो तीव्रता होगी वो ज्यादा होगी गर्म पानी की तुलना में। दूसरा है, नेपथलीन को खुले में रख देने पर वह समय के साथ कुछ भी ऐसा ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, कारण बताइए। यानी नेपथलीन को अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो वो अदृश्य हो जाता है, यानी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो नेपथलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है, इसलिए नेपथलीन को खुले में रखने पर यह ऊर्ध्वपातन के कारण धीरे धीरे गैस बनकर वायुमंडल में मिल जाता है और अदृश्य हो जाता है। यानी नेपथलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है, जैसे ही इसको वायु में खुला छोड़ा जाता है ये गैस बनकर के उड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। तीसरा सवाल है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। बहुपरमाणुक आयन परमाणुओं का एक समूह है जो एक साथ मिलकर एक आया के रूप में व्यवहार करते हैं, यानी उन पर शुद्ध आवेश होता है। देखो, बहुपरमाणु की बात हो गई जब एक से ज्यादा परमाणु का समूह हो तो वह बहुपरमाणु कहलाता है। जैसे सल्फेट आयन है, तो यहां पर देखो किस किस का संयोजन है सल्फेट, एक तो सल्फर हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये बहुपरमाणुक है क्योंकि यहाँ पे एक तो सल्फर है और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी ये दो परमाणु से मिलकर बना है। अगला है NH4, यानी अमोनियम आयन है, तो N और H4 है, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन है। यानी कितने परमाणु से मिलकर बना है, दो परमाणु से। इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, जब कोई परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना हो तो उसको हम बहुपरमाणु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 5 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी बताइए। तो बच्चों 5 नंबर पे कौन सा आता है, हमारा बोरोन आता है, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 5 है। यानी हमारे पास K, L, M और N कक्ष होते हैं। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरे में कितने होने चाहिए, 8। तो यहाँ पे 5 में से 2 तो पहले कक्ष में आ गए, तो कितने बच गए, 3। यानी पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी और दूसरे में कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी। तो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8 है, कितने, 3 है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर 3 होगी, यानी इसकी जो संयोजकता होगी बोरोन की वो 3 होगी। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 5 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 होगा, इसलिए इसकी संयोजकता 3 होगी और तत्व का नाम क्या होगा, बोरोन होगा, और इसका प्रतीक क्या होगा बच्चों, बी होगा। यानी बोरोन को बी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोर के परमाणुविक मॉडल की 2 विशेषताएं लिखिए। यानी जो बोर का परमाणु मॉडल था उसकी 2 विशेषताएं, पहली है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, प्रत्येक कक्ष एक निश्चित ऊर्जा वाला होता है। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है और प्रत्येक कक्ष के अंदर जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, यानी उसका मान हमेशा निश्चित रहता है। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है, समस्थानिक एवं संभारिक में कोई एक अंतर लिखिए। तो बच्चों देखो, समस्थानिकों में परमाणु के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, यानी अगर हम समस्थानिक की बात करें तो परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर इसका उल्टा करें तो वो क्या हो जाता है, संभारिक। यानी इसके अंदर तो परमाणु क्रमांक समान था तो इसके अंदर परमाणु क्रमांक तो क्या हो जाएगा, अलग अलग, और इसके अंदर परमाणु भार जो अलग अलग था वो संभारिक के अंदर परमाणु भार क्या होता है, एक समान हो जाता है। तो दोनों में यह डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेस्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो हमने पढ़ा हुआ है प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही जो क्लोरोफिल जो हरी पत्तियों में पाया जाता है उसके द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। साथ ही जो पौधे की जड़ें हैं उससे खनिज लवण और जल का अवशोषण भी करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर पाया जाता है,
क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट, इनमें रंगीन वर्णक होते हैं, ये फूलों और फलों में रंग देते हैं। यानी जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या होता है, रंगीन वर्णक है, जो क्या करता है, फूलों और फलों को रंग देने का काम करता है। यानी जो फूल और फलों के अंदर जो हमें रंग दिखाई देता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखाई देता है। अगला है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होते हैं, यानी इसका कोई भी रंग नहीं होता है और भोजन का भंडारण करते हैं। तो बच्चों 3 हो गए। पहला है क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। क्रोमोप्लास्ट है जो रंगीन वर्णक है, जो फल और जो फूल होते हैं उनको रंग देने का काम करता है। और ल्यूकोप्लास्ट भोजन के अंदर काम आता है और इसका कोई भी रंग नहीं होता है क्योंकि ये रंगहीन होता है। केंद्रक के कार्य लिखिए। तो केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसके कार्य निम्न है। कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करना, आनुवंशिक सामग्री को संग्रहित करना, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना। तो ये केंद्रक के कार्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कायिक वृद्धि हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, स्पष्ट कीजिए। तो कायिक वृद्धि हेतु समसूत्री विभाजन नामक कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। यानी कायिक वृद्धि के अंदर जो विभाजन होता है उसका नाम क्या होगा, समसूत्री, यानी बराबर समान भागों में बांटना। यह विभाजन एक कोशिका से 2 समान कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में टूट जाती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। यह प्रक्रिया वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। जब एक कोशिका 2 समान समसूत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या भी क्या होती है, समान होती है और ये ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसको हम कायिक वृद्धि कहते हैं। अगला है, कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है पेरेन्काइमा, इन कोशिकाओं की भित्ति पतली और लचीली होती है, ये भोजन का भंडारण करती है और प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेती है। अगला है कोलेन्काइमा, इन कोशिकाओं की भित्ति अनियमित रूप से मोटी होती है, खासकर कोनों पर, ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, इन कोशिकाओं की भित्ति बहुत मोटी और कठोर होती है क्योंकि इनमें लिग्निन नामक पदार्थ जमा होता है, ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो एपिडर्मिस पौधे की सबसे बाहरी परत होती है, इसमें भूमिका निम्न प्रकार से है। ये पौधे को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी एपिडर्मिस जो पौधे हैं उसको बाहरी वातावरण से बचाने का काम करती है, पानी के नुकसान को कम करती है, गैसों के विनिमय में मदद करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का जो विनिमय होता है, आदान प्रदान, उसमें मदद करती है, पानी के नुकसान को भी बचाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में होते हैं। तो पेरेन्काइमा ऊतक पौधे के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से, पहला है पत्तियों में पाया जाता है, तनों में और संवहन ऊतकों में। पत्तियों में जहां वे प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं वहां में पेरेन्काइमा ऊतक पाया जाता है। तनों और जड़ों में जहां वे भोजन का भंडारण करते हैं। संवहन ऊतकों के आसपास जहां वे पदार्थ के परिवहन में मदद करते हैं, यानी जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनको एक जगह से दूसरे अंग में पहुंचाने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। अगला है गति के तीनों समीकरण। पहला है v बराबर u प्लस एटी, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा v बराबर u प्लस एटी हो जाएगा। a का मतलब क्या हो गया, त्वरण हो गया। t का मतलब क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। u का मतलब प्रारंभिक वेग, v का मतलब अंतिम वेग। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। ये गति के तीनों समीकरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, पानी की सतह पर रखने पर लोहे की कील डूब जाती है परंतु कोर के स्तर पर तैरता रहता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है इसलिए वह डूब जाती है। कोर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए वह तैरना रहता है। अगला है शक्ति को परिभाषित कर दिए। जो P बराबर क्या होता है, W इंटू टी, यानी कार्य और समय दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को हम शक्ति के नाम से जानते हैं, यानी शक्ति बराबर कार्य इंटू समय। तो शक्ति को P के द्वारा, साथ ही कार्य W के द्वारा और समय को T के द्वारा। अगर हम मात्रा की बात करें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोट होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है। तो अगर हम शक्ति का मात्रक देखें तो जूल इंटू सेकंड और दूसरा हो जाएगा वोट, जो इसका SI मात्रक होता है।
1 किलोवाट घंटे में कितने वोट होते हैं? तो बच्चों 1000 वोट 1 किलोवाट घंटे के अंदर होते हैं। अगला है तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कीजिए। किसी तरंग में दो क्रमागत शीर्षों तथा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो बच्चों ये तो हमारा क्या हो जाएगा? शीर्ष, और ये क्या हो गया? गर्त, यानी इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं। और इसको लेमडा, यानी जो ये जो सिंबल है, ग्रीक भाषा का शब्द है लेमडा, जिसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी दोलन द्वारा तरंग को एक चक्कर में लगा समय उसका आवर्तकाल यानी टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है, जिसको कैपिटल टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला सवाल है आवर्ती को परिभाषित कीजिए। किसी दोलन या तरंग द्वारा एक सेकंड में चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। इसको एफ यानी स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। यानी एक सेकंड में दोलनों की संख्या क्या कहलाता है बच्चों? आवर्ती कहलाता है। इसको स्मॉल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? एच जेड यानी हर्ट्ज होता है। अश्रव्य ध्वनि तथा पराश्रव्य ध्वनि में अंतर लिखिए। तो बच्चों अश्रव्य और पराश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिसको हमारे कान नहीं सुन पाते हैं, उसको हम अश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। पराश्रव्य ध्वनि यानी हमारे जो कान होते हैं 20 से लगाकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि है उसको सुन सकते हैं, और जो 20,000 से अधिक की ध्वनि होती है उसको हम पराध्वनि कहते हैं। यानी इससे हमारे कान में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हम बहरे भी हो सकते हैं। तो अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जबकि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अश्रव्य ध्वनि को केवल कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ ही सुन सकते हैं, जबकि पराश्रव्य ध्वनि को कोई भी नहीं सुन सकता, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो आदमी क्या हो सकता है? बहरा हो सकता है। अगला है 22वां क्वेश्चन। ध्वनि की चाल मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व और ताप पर निर्भर करती है, यानी घनत्व और उसका जो तापमान है उस पर निर्भर करेगी। दूसरा है ध्वनि की चाल वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे वायु की दिशा, रास्ते में आने वाली रुकावटों पर भी निर्भर करती है। अगला है अंतरा फसलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके दो उदाहरण लिखिए। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पे उगाया जाता है। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा एकांतर में दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं, जैसे सोयाबीन और मक्का, बाजरा और लोबिया। तो यहाँ पर अगर लोबिया तो अगर अंतरा फसलीकरण की बात करें तो एक ही खेते में हमने दो फसल उगा दी, इन एक लाइन में हमने एक प्रकार की फसल है और दूसरी लाइन में दूसरी प्रकार की फसल है। जो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है वो अंतरा फसलीकरण कहलाता है। जैसे सोयाबीन और मक्का दोनों को एक साथ बोया, एक लाइन के हमने केवल सोयाबीन बो दिया, दूसरी लाइन में हमने मक्का बो दिया, यानी एकांतर क्रम में हमने दो फसलों को एक साथ बोया। दूसरा है जैसे बाजरा और लोबिया, दोनों को भी हमने एक साथ बोया है लेकिन एकांतर क्रम में बोया है। अगला है फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए उसे फसल कहते हैं। जब यानी एक ही प्रकार की फसल को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो बच्चों उसको हम फसल के नाम से जानते हैं। भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपिस सेरेना इंडिका इसका भारतीय जो मधुमक्खी है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। पशुपालन के उद्देश्य पशुपालन द्वारा अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना, यानी आर्थिक यानी पैसे कमाना है। दूसरा है पशुओं की नस्ल में सुधार करके अधिक उत्पादन बढ़ाना, यानी जो पशु है उनकी नस्ल में सुधार करके उत्पादन बढ़ेगा, इससे क्या होगा? आर्थिक आमदनी भी बढ़ेगी। मेरीकल्चर की परिभाषा लिखिए। समुद्री मछलियों की पूर्ति हेतु समुद्री संवर्धन को मेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये आज हमारा जो पथ रेखा आकलन था, जो कक्षा 9 की विज्ञान की हमारी वर्कबुक थी, आज ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने इसके जितने भी पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी पार्ट को देख सकते हैं। जितने भी कार्यपत्रक है उनको हमने बड़ी आसानी से सभी को अच्छे से डिटेल में समझा के अपलोड किया हुआ है। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो